एक आपको ध्यान देना है, सी दिस इज अंडमान एंड दिस इज अंडमान एंड दिस इज निकोबार। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। ये आपका अंडमान सी है, दिस इज ईस्ट साइड एंड दिस इज वेस्ट साइड। तो अंडमान एंड निकोबार के ईस्ट में आपका अंडमान सी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे बस 2-3 पॉइंट याद रखना है। एक आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। और ये लास्ट यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था आई गेस फेब 2017 में। बस इतना आपको याद रखना है, बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। एंड सी यहाँ पे एक लाइन है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये आपका सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। आपको इतना याद रखना है इस 10 डिग्री चैनल के बारे में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 डिग्री चैनल एंड दिस इज बैरन आइलैंड। एंड अगेन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? पोर्ट ब्लेयर, ये सबको पता है। एंड ये एक देख लेना, अंडमान में आपका नॉर्थ अंडमान है, मिडिल है, लोअर है, उसके बाद में फिर आपका लिटिल अंडमान आता है। तो अंडमान निकोबार का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो लिटिल अंडमान है। बस ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है। मेन आपको ये मेमोराइज करना है, बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया एंड 10 डिग्री चैनल। सी इन दी सेम वे अगर आप देखते हैं तो ये हमारा हो गया अंडमान निकोबार। यहां पे हमारा आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और आप जैसे ही लक्षद्वीप से थोड़ा साउथ में जाएंगे, लक्षद्वीप के थोड़ा साउथ में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है आपके मालदीव्स। तो मालदीव्स तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो हमारे लक्षद्वीप को मालदीव से जो लाइन सेपरेट करती है इसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो मालदीव्स को इंडिया से कौन सेपरेट करता है, या स्पेसिफिक लोकेशन लक्षद्वीप से कौन सेपरेट करता है? दिस इज 8 डिग्री चैनल। सर 8 डिग्री 10 डिग्री चैनल लैटिट्यूड्स है। सी ये क्या होता है, सी दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर इज 0 डिग्री। ऐसे आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री 2 3 4 5 6 4 तक पहुंचते पहुंचते 90 डिग्री हो जाएंगे। दीज आर 90 पैरेलल लाइन टू इक्वेटर। नॉर्थ में भी है एंड 90 पैरेलल लाइन साउथ में है। इन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड्स। यस सर। कल मैंने आपको इंडिया की लोकेशन बताई थी, तो इंडिया साउथ में है 804 उस पे 804 लैटिट्यूड्स पे। और ये जो ये वाली लाइनें होती हैं वर्टिकल, ये होता है आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10 डिग्री किसको सेपरेट करता है? अंडमान को निकोबार से 8 डिग्री आपका सेपरेट करता है लक्षद्वीप को मालदीव से। व्हाट इज द्वीप्स? ये जो द्वीप्स है ये स्मॉल वेरी टाइनी आइलैंड है। बहुत छोटे छोटे से आइलैंड होते हैं, इनको द्वीप्स बोलते हैं। तो आपने तभी देखा है मालदीव तो इवन टूरिस्ट बहुत मेजर इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। एंड सेम kind of beaches are present in Lakshadweep. Same kind of beaches are present in Lakshadweep, but it is a failure of India that we have not developed Lakshadweep a international or even a domestic tourist destination. हमारे देश के लोग मालदीव घूमने जाते हैं, बट हम लक्षद्वीप की कभी नहीं सुना। हाँ बिल्कुल, हमने इसको डेवलप नहीं किया। सो एक और यहाँ पे आपको याद रखना है लक्षद्वीप के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन ज्योग्राफिकल फैक्ट है। ये 8 डिग्री चैनल हो गया, एक 9 डिग्री चैनल और है लक्षद्वीप में। अगर आप देखते हैं तो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय ये सबसे बड़ा आइलैंड है। और जो लक्षद्वीप की कैपिटल है उसका नाम है कवारत्ती। तो ये लक्षद्वीप ही है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड और उसकी कैपिटल कवारत्ती को जो लाइन सेपरेट करती है वो है 9 डिग्री चैनल। तो लक्षद्वीप के ही बीच में लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड और उसकी कैपिटल को जो सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। फिर पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल बिटवीन इंडियन ओशियन एंड अंडमान। ऐसे ऐसे 2 चैनल और हैं इंटरनेशनली। ये आप जाके चेक करना है, होमवर्क है आपका। ये पहला है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से जो लाइन आपकी
सेपरेट करती है 39 होगा आपका कितना होगा, ये 38 है आई गेस, 38 डिग्री है। और सेम आपकी यूएस को कनाडा से जो लाइन आपकी चेंज करती है, यूएस एंड कनाडा, सॉरी यूएस नीचे होगा 49 कनाडा ऊपर होगा, ठीक है। ये दोनों होमवर्क है, घर से एक बार चेक करना, मैं बता दूंगा। ये 39 है, वो आई गेस 40s में है, वो होगी आपकी ये 49 के आसपास होगी, 48 49 के आसपास होगी। सी इससे अब आपको क्या पता है, आपको एक यू नो लोकेशन का अंदाजा हो गया कि इक्वेटर है वो इक्वेटर से कितना दूर है। क्लियर है? यस सर। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना? ओके वेरी गुड। सो ये हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नाउ ये मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज अगेन जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस इज द एरिया ऑफ POK which was occupied by Pakistan but illegally gifted to China. This is Aksai चीन का इलाका which is according to India, and see irony is that कि ये जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन का इलाका इसको इंडिया में हम बोलते हैं, but this अक्साई चीन is not in Hindi language, it is in Chinese. Chinese में इसको अक्साई चीन हम बोलते हैं। तो अच्छा इसका हिंदी नेम है, इवन हम अपने मैप में इसका हिंदी नेम भी नहीं बोलते हैं। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम इस टेरिटरी को क्लेम कर रहे हैं, दिस इज अक्साई चीन, हमारे मैप में भी अक्साई चीन बताता है, बट दिस इज अ चाइनीज, ये चाइनीज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, चाइनीज नेम है। इसका एक हिंदी नेम भी था, मुझे अभी जस्ट ध्यान नहीं आ रहा, बट हमारे मैप में हिंदी नेम तो वो कभी शो ही नहीं करता है। तो क्लेम करने से पहले उसका नाम तो रखो हिंदी नेम, उसको तो कम से कम बोलो, पहले इतना तो ऑफेंसिव जाओ। अभी हम इतना भी ऑफेंसिव नहीं जाते हैं चाइना से। इंडिया इज वेरी कॉशियस व्हेन डीलिंग विद चाइना, बिल्कुल भी ऑफेंसिव हम नहीं जाते हैं। कोविड इतना सारा क्राइसिस हुआ है, इंडिया की तरफ से सिंगल स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी जिसमें हमने चाइना को क्रिटिसाइज किया हो, सिंगल स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। बट चलो सर एप्स तो बंद हो गई ना? सी वो तो गलवान वैली के बाद हुई है ना, गलवान वैली के बाद रिटेलिएट हमें करना था। 21 सोल्जर की लाइफ चली गई। सी अगर आप यूएस का देखते हो, यूएस के अगर आप सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, दे आर सेइंग कि अवर एनिमी इज रशिया एंड चाइना, दे आर सेइंग दैट। इवन चाइना के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पढ़ो, दे आर सेइंग दैट अवर एनिमी इज यूएसए। इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पढ़ो, इवन वी डू नॉट हैव एनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। तभी ऐसा होता है कि हमारे देश में अगर कुछ अटैक होता है तो जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो किसी डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग नहीं होता, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होता, बट डिपेंड करता है कि पीएम कौन है। पीएम पावरफुल है तो रिस्पॉन्स स्ट्रांग होगा, पीएम वीक है तो वीक होगा। यूएस में ऐसा नहीं होता है, यूएस के जो इंस्टीट्यूशन है बहुत स्ट्रांग है, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है, एस्टैब्लिश रिस्पॉन्स करने का वो है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स करना है। तो इंडिया में अभी थोड़ा है, कमी है, बट अभी डिस्कशन चल रहा है, मे बी ये गवर्नमेंट 1-2 साल के बाद, एक तो है 2021 में अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को रिवाइज करे, और डिस्कशन चल रहा है, और हम अपनी एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लेके आए। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सी इससे होता क्या है ना कि उरी हुआ है तो उरी का रिस्पॉन्स क्या होगा, पीएम डिफरेंट है तो डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा, बट सी एक कंट्री का रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट रिस्पॉन्स शुड बी स्टेबल एंड दैट आल्सो कम्युनिकेटेड टू द एनिमी। एनिमी को पता होना चाहिए अगर मैं ये करूंगा तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सारी चीजें यूएस में बड़ी एस्टैब्लिश है, इंडिया में नहीं है। बट अगेन वी आर अ पुअर कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, एंड ठीक है, धीरे धीरे करके चीजें सुधरेंगी। अभी मैंने जो बोला ऊपर से तो नहीं गया, समझ में आया कि मैं किस यस सर किस पॉइंट बोला? ठीक है, इसको याद रखना, कभी आगे बोल आप कभी डिबेट में इसको बोल सकते हो कि हमने अभी कुछ अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही लेके आए। ओके, सो दिस इज पीओके सीपैक, डिस्कस हम कर चुके हैं। ये देख लेना, ये भी मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर देख लेना। यस सर। सो दिस इज ग्वादर पोर्ट, ये ग्वादर पोर्ट है, डेवलप बाय इंडिया, एंड सॉरी दिस इज चाबहार पोर्ट इन ईरान, developed with the help of India, and this is Gwadar port developed by China in Pakistan.
सो हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट डुअल पर्पज से यूज होगा, तो हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट बड़े कॉम्प्रोमाइज होने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि चाइना को स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल जाएगी। और चाइना की, कैन यू इमेजिन, सबमरीन यहाँ पे, एयरक्राफ्ट कैरियर अगर यहाँ पे आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है कि 10 मिनट में वो हमारी मेन बॉम्बे, अहमदाबाद, मेन सिटीज को स्ट्राइक कर सकते हैं। सो अगेन इंडिया के लिए बड़ा ये चैलेंजिंग है, बट डेफिनेटली इसका हम कुछ काउंटर लेके आएंगे। हम भी फिर वियतनाम के साथ अपने रिलेशन क्लोज करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है, वाई चाबार पोर्ट इज वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया इन ऑर्डर टू एक्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास एक्सेस करने का दूसरा हमारे पास कोई रूट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जब हम होते हुए जाते हैं ना, तो पाकिस्तान कभी कभी भी रोक देता है, ट्रक्स को कभी भी रोक देता है, इन ऑर्डर टू जस्ट इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए, अफगानिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए कभी भी रोक देता है। तो दैट्स व्हाई ये चाबार हमारे लिए क्रिटिकल है, नॉट ओनली कि ईरान के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो, बट अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि अभी आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ रहा है, सुना है इसके बारे में? यस सर। हेलो, यस सर। आपने सुना एक अफगानिस्तान एक तालिबान है, कभी शब्द सुना हो? यस सर। हाँ, एक बड़ी अच्छी तो अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट क्या है? हम क्यों चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, पीसफुल हो एंड डेमोक्रेटिक हो? Why we want? Because number one, हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चलो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओनली 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। दूसरा मेन हमारा अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर को लेके, हमारी सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि जम्मू अफगानिस्तान में जो टेरर ग्रुप था तालिबान, वो बेसिकली पावर में आ रहा है। इवन यूएस जिसने तालिबान को हटाने के लिए था क्या, 9/11 से पहले तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर रूल करता था, और तालिबान के ही कंट्रोल में, तालिबान की ही टेरिटरी में ओसामा था। यूएस ने तालिबान से बोला कि ओसामा को दीजिए, तालिबान ने डिनाई कर दिया, तो यूएस ने अटैक करा और तालिबान को वहां से हटा दिया और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी। बट फाइनली यूएस ने ऑलमोस्ट 20 ईयर की वॉर के बाद एंड 1 ट्रिलियन खर्च किया यूएस ने, 1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी तालिबान को पावर से नहीं हटा पाया। दे आर स्टिल फाइटिंग, अभी भी वो फाइट कर रहे हैं। तो अब यूएस क्या कर रहा है, क्योंकि यूएस की अब इकोनॉमी थोड़ी सी वीक हो रही है, यूएस यहाँ से विड्रॉ कर रहा है और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से मैं निकलूं, तो वो तालिबान के साथ अब एक एग्रीमेंट कर रहा है। तालिबान पावर में आ रहा है। अब इंडिया के लिए चैलेंज क्या है, हमारी जो अभी एक गाइडलाइंस है या हमारे जो प्रिंसिपल है कि हम किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से टॉक नहीं करते, तो हमने तालिबान से कोई बात नहीं की है, बट तालिबान ऑफिशियली पावर में आ रहा है। तालिबान एक टेरर आउटफिट था, तो अगर ये पावर में आ रहा है, उसका इम्पैक्ट ये होगा, पहला इम्पैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे मिलिटेंट हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। देखो कि तालिबान ऐसा कर सकता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान जो अभी तक अफगानिस्तान के अफेयर में उलझा हुआ था, अब पाकिस्तान को एक क्या कहते हैं, तालिबान सपोर्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को तालिबान ने सपोर्ट किया था, तो तालिबान अब उल्टा फेवर रिटर्न करेगा पाकिस्तान को, एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान का पपेट बन जाएगा, जैसा पाकिस्तान चाहेगा ऐसा होगा। तो हमारे लिए मेन जो अफगानिस्तान है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा क्रिटिकल है। तो फिर उसके बाद जैश ए मोहम्मद, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो ये हमारा मेन इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। सो एंड ज्योग्राफी में देखना, दिस इज पर्शियन गल्फ एंड ईरान का पुराना नाम पर्शिया ही था, आप सभी को पता है।
एंड हम यहाँ पे Yes, sir. चलो एक और मैं आपको एक करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, आपने सुना हो एक पाइपलाइन पहले हमने डिस्कस की थी, तापी, टी टी ए पी आई, तापी, ये पाइपलाइन थी जिसमें नेचुरल गैस वगैरह आएगी तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान होती हुई, पाकिस्तान होती हुई। बट बेसिकली इंडिया की इनसिक्योरिटी यही है कि पाकिस्तान से होती हुई आएगी, हम इतनी इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान ब्लॉक ना कर दें, तो ये जस्ट पाइपलाइन में ही है, कभी ये मतलब काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, तापी, TAPI। और उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुछ और कंट्री हमारे साथ एक ग्रुपिंग में है, उस ग्रुपिंग का नाम है सार्क। ठीक है, सार्क के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये आपको याद रखना है। और एक और बात है, पाकिस्तान हमारे साथ एक और ग्रुपिंग में है, वो इन कंट्रीज की ग्रुपिंग है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उसका नाम है SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चाइना लेड है इसलिए शंघाई नाम है, चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, 4 कंट्री है वही, बता दूंगा बाद में, अभी के लिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक कंट्री और है। तो SCO आपको याद रखना है, सार्क याद रखना है। ओके, इस मैप में और मैं क्या बता सकता हूँ, ये है आपका कैस्पियन सी, ये याद रख लेना, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। तो ये ईरान से जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये कैस्पियन सी है। इंडिया में ये क्या था, विच स्टेट हैज दी, अच्छा ये देख लेना, ये भी इंटरेस्टिंग है इंडिया का ये अपना। सी इंडिया में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी हमारी स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करती है। ये एक ज्योग्राफी की एक पूरी क्लास है, मैं आपको बता दूंगा, उसमें मैप वगैरह के बारे में आपको अच्छे से मिल जाएगा। डिस्कस में कर दूंगा कि अभी जो डिस्कशन चल ही रहा है, आपका जो 50-60 डे का जो शेड्यूल आएगा, मे बी मंडे तक आ जाएगा, अभी डिस्कशन चल ही रहा है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मैं तो कराऊंगा ही, आपको रेफर कर दूंगा, वो वीडियो भी रिकॉर्डेड है। इसको आप देखिए, सी ये आप देखते हो तो बहुत सारी स्टेट कोस्ट लाइन बनाती हैं, इनको कोस्टल स्टेट भी बोला जाता है। सबसे पहला इनका फायदा क्या होता है कि ये सारी की सारी मेनली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, जितनी भी कोस्टल स्टेट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आती है, और यहाँ पे पोर्ट्स है। पोर्ट्स का मतलब है कि जितना भी एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा यहाँ से ही होगा, प्लस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा आती है, और इंडस्ट्री भी ज्यादा यहाँ पे ही डेवलप है। क्योंकि अगर सी बजाज मोटर को यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, या अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी किया मोटर आई थी इंडिया में, और एक आइसुजू आया था, आइसुजू जापानीज है, किया साउथ कोरियन है, तो उन्होंने अपने प्लांट यहाँ पे ही लगाए हैं, आंध्रा में लगाए हुए हैं, या लेट से तेलंगाना में लगाए हुए हैं। तो अगर किसी इन्वेस्टर को इंडिया में आना है और उसको सामान इंडिया में भी बनाना है लेकिन एक्सपोर्ट भी करना है, तो वो इंडिया के इंटीरियर में कभी नहीं आएगा, वो बाहर ही रहेगा। सो इसलिए जितनी भी कोस्टल स्टेट्स है वो ज्यादा डेवलप है। सेम यही कारण था कि इस इलाके से, जो पुअर इलाका है, कोस्टल स्टेट्स में माइग्रेशन होता है। कभी भी आपने किसी कोस्टल स्टेट से इंटीरियर में माइग्रेशन नहीं देखा होगा। हिंटरलैंड किसी भी कंट्री की आप देखो, वो थोड़ी कंपैरेटिवली पुअर ही होती है। ओके, एक तो ये है कि अगर आपसे कभी ये डिबेट आ जाए कि सी गुजरात मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, या कर्नाटका मॉडल, या तमिलनाडु मॉडल, तो बेसिकली इनकी ज्योग्राफी इज इटसेल्फ अ मॉडल। तो इनके पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दैट्स व्हाई दे आर मोर प्रॉस्परस। तो ज्योग्राफी इनके फेवर में है, दैट्स व्हाई दे आर मोर प्रॉस्परस। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और भी बहुत सारी चीजें। सो नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट की कोस्ट लाइन, तो अगर आप देखोगे कितने किलोमीटर में है कोस्ट लाइन, तो सबसे लंबी इंडिया में जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे है आंध्रा, कोई नहीं पूछेगा। थर्ड पे तमिलनाडु, फर्स्ट याद रखिए बस। दूसरा है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया विच शेयर बाउंड्री विद ओशियन, तो ये आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी में आ गई गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3,
कर्नाटका 4, केरला 5। 5 स्टेट आपकी अरेबियन सी में है और 4 स्टेट आपकी इस साइड है, तमिलनाडु 6, आंध्र 9। एंड वेस्ट बंगाल 9। तो टोटल 9 स्टेट हैं जो ओशियन से टच हैं, और इनमें से 5 आपकी इधर है वेस्ट साइड में, 4 है आपकी ईस्ट साइड में। इतना आपको ध्यान देना है। ओके, क्लियर है? यस। ओके सर। अच्छा, इसमें एक और मुझे थोड़ा सा चलो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगेन वो मैप से related है। See, in India, how many high courts we have? In India, how many high courts we have? Just guess करना है, बिना गूगल किए करना है। पता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर आंसर है। बाकी और बताइए। नहीं पता है किसी को, ठीक है। above 100. आप वेरी गुड। ये गैस जिस लॉजिक से आपने मारा है उस लॉजिक को दोबारा यूज मत करना। हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव? 28। सर जितनी स्टेट्स होंगी उतनी हाई हाँ, कोर्ट। तो 100 तो नहीं बोल सकते ना। 20 एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वी हैव? 8। तो 28 बोल रहे हो, गैस मारो, चलो 28 प्लस 8 मारा 36 बोला, वो भी चलो 36. गंदा गैस है बट ठीक है। अब 50 बोल रहे हो तो वो तो बिल्कुल ही रैशनल। देखिए चलो, in India we have only 25 high courts, only 25 high courts for 28 states and 8 union territories. यानी कि for 36 units we have 25 high court। इसका एक ही मतलब है कि इन इंडिया हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज के जो हाई कोर्ट है वो सेम है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट बता रहा हूँ जो सेम है, बाकी सबके पास अपना है, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉमन है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉमन हाई कोर्ट्स डिस्कस करा रहा हूँ कि कौन कौन से हाई कोर्ट्स है जो कॉमन है। सो पहला है यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट आपका कॉमन है, महाराष्ट्र का यहाँ पे केस लगता है प्लस गोवा का केस लगता है। आपने सिंघम मूवी देखी है? यस सर। सिंघम 1 याद होगा ना, वो सिंघम 1 में उसका वो Yes, बॉम्बे sir. हाई कोर्ट से ऑर्डर ट्रांसफर हो आता जाता है। है। एंड दीयू एंड दमन प्लस दादर नागर, अब तो एक ही हो गया है। दीयू एंड दमन एंड दादर नागर हवेली एक यूनिट है, तो इन तीनों का सेम। उसके बाद किसका सेम है? दूसरा है आपका केरला हाई कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट को हमने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ? यहाँ पे केस चलेगा केरला का और लक्षद्वीप का। फेयर इनफ। अब लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए तो मतलब वैसे ही पॉपुलेशन कम है, तो लक्षद्वीप के लोगों को अगर हाई कोर्ट आना है तो केरला के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद तमिलनाडु में आपका मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट में आपके केस लगते हैं तमिलनाडु के, प्लस बताइए कौन सी यूनियन टेरिटरी को हम कनेक्ट करेंगे? वेरी गुड। इसके बाद ये बड़ा पांडिचेरी। कंफ्यूजन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पुडुचेरी 3 स्टेट में। पुडुचेरी एक तो आपका यहाँ पे भी है तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, एक डिस्ट्रिक्ट केरला में। तो पुडुचेरी की लोकेशन प्रैक्टिकली 3 अलग अलग स्टेट में, ये याद रखना है। ओके, ये गोल्डन फैक्ट है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं ना, यू शुड यू नो, आपको पता ही होने चाहिए, तो उनमें से उस तरीके का ये एक है। ओके ओके सर सर। एक बार आपने जो लास्ट फैक्ट बताया वो एक बार रिपीट कर दो। सॉरी, क्या ये पौंडुचेरी? यस सर। आई वाज टेलिंग इज दैट कि अगर आपको पौंडुचेरी जाना है तो पौंडुचेरी एक यूनिफाइड लोकेशन नहीं है। पौंडुचेरी आपको 3 लोकेशन में मिलेगी, तमिलनाडु में भी है, आंध्रा में भी है, एंड एक डिस्ट्रिक्ट इसका केरला में। तो इन तीनों को मिला के पौंडुचेरी बना हुआ है। इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों फ्रेंच कॉलोनी थी, तीनों फ्रेंच कॉलोनीज थी। क्लियर है? यस सर।
एंड अगर आप थोड़ा हिस्ट्री से देखें तो ये जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे आपका गोवा आ गया, उसके बाद आपका दादर नागर हवेली आ गया एंड दीव एंड दमन आ गया। ये जो तीनों टेरिटरी हैं ये तीनों थी पोर्तुगीज के पास, ये पोर्तुगीज के पास, इसीलिए इन तीनों को हमने मर्ज नहीं किया। अगर दीव एंड दमन में लगभग 500 सालों तक पोर्तुगीज ने रूल किया था, तो यहाँ के लोग टोटली इंग्लिश लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं। अगर आप उनको गुजरात के साथ मर्ज करेंगे तो फिर वो एलिनिएट फील करेंगे, इसलिए उनकी आइडेंटिटी को हमने अलग रखा, उनको अलग यूनिट बना के रखा। बट वो यूनिट इतनी बड़ी नहीं थी कि हम उसको स्टेट में कन्वर्ट कर पाए। ओके ओके सर। ठीक है। एक और है गोवा से रिलेटेड एक फैक्ट था, जस्ट मैं भूल गया। गोवा में यूसीसी लागू है, यूनिवर्सल सिविल कोड गोवा में है। डाइवोर्स और मैरिज से रिलेटेड जो लॉज है तो गोवा में यूनिवर्सल सिविल कोड है। वहां पे जो मैरिज रूल्स है वो हिंदू एंड मुस्लिम के मतलब रिलीजन से ऊपर जा चुके हैं, वो रिलीजन न्यूट्रल है। ठीक है। ओके सर। गोवा बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है और उसके पीछे का कारण भी है। 1510 सेंचुरी में पोर्तुगीज ने इसे कैप्चर किया था 1510 में, और ये लिबरेट हुई थी 1960 में। तो लगभग 450 सालों तक गोवा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा, पोर्तुगीज के कंट्रोल में रहा। और अगर आप पूरे इंडिया को देखें तो पूरा इंडिया आपका कितने 190 सालों से लेके 100 सालों तक, कुछ इलाके ऐसे हैं जो 100 सालों तक रहे हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब 1848 में पंजाब ब्रिटिशर्स के अंडर में आया एंड 1947 में आजादी मिल गई। तो पंजाब और हरियाणा के यहाँ के लोगों का ब्रिटिश रूल ने इतना एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया, बट यहाँ के लोगों का मेन इफेक्ट पड़ा जब पार्टीशन हो गया। पंजाब का एक पार्ट उधर चला गया, एक इधर चला गया। तो हमारे देश में वेरी करता है, 190 से 100 ईयर तक ब्रिटिश रूल था। सबसे पहले यहाँ पे ही था, बंगाल के लोगों को ही मिला है। बंगाल में था आपका इनका 1764 से स्टार्ट हो गया। ओके, ये हिस्ट्री में आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, अभी तो जस्ट मैप चल रहा था तो साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर रहे हैं ना? यस सर। ठीक है। जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे माइंड में है ये इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नोट डाउन ना करें, बट जिनको थोड़ा सा भी लग रहा है प्लीज इनके नोट्स बनाइए। अगर इनमें से एमसीक्यू आया तो फिर कंफ्यूजन होगा, और अगेन अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर क्लासेस लेने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है। तो 1510 याद रखना, 1960 याद रखना, ये तीनों पोर्तुगीज की पोजेशन थी, याद रखना। पौंडुचेरी 3 स्टेट में आता है, फ्रेंच पोजेशन थी, याद रखना। मद्रास हाई कोर्ट 3, अच्छा हाई कोर्ट वाले पे आते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में है मैडम आपका वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार देखो बहुत दूर है स्टिल, बट फिर भी क्योंकि सर वहाँ के लोग बंगाली बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार के। यस सर। और फिर उसके बाद हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु। ठीक है। इसके बाद है फिर आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो यहाँ पे केस लगेगा पंजाब का प्लस हरियाणा का प्लस चंडीगढ़ का, तीनों के केसेस यहाँ पे लगते हैं। ठीक है। एंड अभी जो रिसेंट क्रिएट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है, वहां पे जम्मू एंड कश्मीर के भी केस लगते हैं प्लस लद्दाख के, 2 यूनिट है। ओके, अब ये 2 फैक्ट याद रखना जिन पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा 2 क्वेश्चन इन्हीं पे ही आते हैं। दी ओनली यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है कौन सी है, पता होगा बताइए। दी ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैव इट्स हाई कोर्ट। दिल्ली, जम्मू कश्मीर। दिल्ली हाई कोर्ट। अब आपका सी जम्मू में ये है ना कि अभी वो कॉमन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दोनों का तो अभी अपना है ना, कॉमन है ना। यस सर। तो ओके लगते हैं। ठीक है। तो ऐसी यूनियन टेरिटरी, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें देखनी होगी वो पूछ के रहा है, बट ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है प्लस किसी और के साथ अटैच नहीं है, तो दिल्ली हो गया। प्लस नाउ
ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फोकस बढ़ाइए, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में अब आ गए हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी है यहाँ पे। तो पहले 2013 तक नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट था, वो था गुवाहाटी हाई कोर्ट। और साथ की साथ इनको सेवन सिस्टर हम बोलते हैं, इनको सेवन सिस्टर बोलते हैं। सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता है, वो एट सिस्टर हो गया। सेवन सिस्टर में आपका ये सर असम वो है। उसको ब्रदर बोलते हैं सिक्किम को। सॉरी, सर सिक्किम को सेवन सिस्टर्स का ब्रदर बोलते हैं। ओके, ठीक है, सेवन सिस्टर्स है तो ब्रदर है। तो कुछ भी बोल सकते हैं लोग, अलग अलग नाम दे देते हैं, और चलो। तो ये सेवन सिस्टर्स है। सेवन सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, पता होगा। फिर ये असम है, ये मेघालय है। इसके मेघालय के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, आपने देखा होगा। इसका फेमस क्या है मेघालय का, यहाँ पे ट्राइब्स है प्लस रूट ब्रिजेस हैं। ये याद रखना, पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था इस पे, रूट ब्रिजेस है। रूट ब्रिजेस क्या होते हैं, सुना है आपने रूट ब्रिजेस के बारे में? यस सर। ये रूट ब्रिजेस है, तो वहां के लोग, चलो मैं इमेज नहीं दिखा रहा। रूट ब्रिजेस क्या होता है ना, वहां पे जो ट्रीज होती है, तो उनकी ट्री का पर्टिकुलर नाम था, जैसे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन ट्रीज की रूट्स को कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे रूट बढ़ती है तो वो एक ब्रिज काइंड ऑफ बन जाता है, और वो उसको नेविगेशन के लिए, मतलब आने जाने के लिए यूज करते हैं। ओके, ये था। सी, इसमें एक मुझे आपको फैक्ट बताना था। वो फैक्ट ये था कि ओके, आ गया। सी, अब क्या हुआ है, 2013 में गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 स्टेट को हाई कोर्ट दे दिए। यानी कि आज भी जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वहां पे 4 स्टेट के केस लगते हैं, 4 स्टेट के केस लगते हैं। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि किन 4 स्टेट के केस लगते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट के केस लगते हैं। वो नंबर ऑफ स्टेट आज भी 4 है। बाकी हमारे देश के किसी भी हाई कोर्ट में 4 स्टेट्स के केस नहीं लगते हैं, लेकिन आज भी गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये लगते हैं। सी, कभी अगर आपको बोलना पड़े ना कि इंडिया में, सी, मीडिया की भी अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें ना, तो हमारे देश में मीडिया भी स्पेसिफिक लोकेशंस कोई वो दिखाता है। बहुत सारे देश में कुछ लोग इसको फेमसली बोल देते हैं मीडिया डेजर्ट है, या जर्नलिस्ट डेजर्ट है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों के इश्यूज भी रिप्रेजेंट नहीं होते। तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट से कितनी न्यूज आती है, कुछ भी न्यूज नहीं आती। कोई बहुत कुछ बड़ा होता है तो वो न्यूज आ जाती है। अगर दिल्ली में बाबा का ढाबा भी है, वो भी एक मेन न्यूज बन गया। बट ऐसा ही असम में और नॉर्थ ईस्ट में कुछ मेजर हो रहा है, सिर्फ वही न्यूज बन जाता है। दिल्ली और बॉम्बे की जो क्रैप है ना, वो भी न्यूज है। लेकिन यहाँ की मेन अगर कुछ हो रहा है, वो भी सिग्निफिकेंट भी न्यूज नहीं है। तो इसी तरीके से आप देखिए इन लोगों का एसेस टू जस्टिस, जस्टिस कैसे मिलेगी जब 3 स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट ही नहीं है। कैन यू इमेजिन कि ट्राइबल व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ ही दो, दिल्ली तक आ रहा हो, त्रिपुरा का व्यक्ति आसाम तक भी कैसे पहुंच पाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट तो हमेशा ही क्रिटिकल एरिया होता ही होता है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे ये आप हमेशा बोल सकते हो कि इन लोगों को इंक्लूसिव ग्रोथ देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है तो बनाना ही है। बट अगेन, यहाँ पे हाई कोर्ट भी सारी स्टेट्स के पास होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ ही दो, कि वो तो वहां तक के लोग पता नहीं कैसे पहुंचे। ओके, सो इस मैप में इतना ही है। अगेन ये भी अच्छा पॉइंट है, इस पे ये आपको याद रखना है। सी, इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है विच आर लैंड लॉक स्टेट्स। लैंड लॉक स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, लैंड लॉक स्टेट। लैंड लॉक कंट्रीज भी होती हैं, स्टेट्स भी होती हैं। हमारे देश की स्टेट है कुछ लैंड लॉक। इसका मतलब ना तो वो ओशियन से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, और ना वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, ना वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। तो इंडिया में ऐसी 5 स्टेट हैं।
हरियाणा है, देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करती है, पंजाब शेयर करता है, गुजरात शेयर करता है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल शेयर करता है चाइना से, उत्तराखंड, ये सारी शेयर करती है, ये सारी शेयर कर रही है, ये सब वाटर लाइन बना रही है, कोस्टल लाइन बना रही है। बट ये 5 स्टेट ऐसी हैं जो लैंड लॉक है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है एंड तेलंगाना है। इनमें से कौन सी प्रॉस्परस है? हरियाणा प्रॉस्परस है, हरियाणा प्रॉस्परस है। दो रीजन है, एग्रीकल्चर अच्छा है यहाँ पे, एंड बिकॉज दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी है तो यहाँ पे एफडीआई अच्छी खासी आती है। गुरुग्राम अगर आप देखेंगे, पता ही आपको, मानेसर मारुति का प्लांट है, तो इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी आती है, प्लस एग्रीकल्चर इसका थोड़ा सा एडवांस है, टेक्सटाइल सेक्टर भी अच्छा है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सॉरी झारखंड, झारखंड तो कुछ नहीं है, रिसोर्स कर्स है, रिसोर्स कर्स। ये रिसोर्स कर्स फ्रेज हम यूज करते हैं ऐसे एरिया जो रिसोर्स में रिच हो, लेकिन उनका रिसोर्स में रिच होना ही रीजन है उनके एक्सप्लॉइटेशन के लिए। देखिए कितनी एक आयरनी है कि जो लोग सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच लैंड के ऑनर है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन उनका ही हुआ। तो हमारे देश में अगर आप देखते हो कि जो रिसोर्स एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज है वो बहुत अच्छी पॉलिसीज नहीं है। ओके, झारखंड, झारखंड के बारे में एक थोड़ा सा देख लेना। झारखंड की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे, छोटा छोटा नागपुर प्लेटू पे है, नागपुर प्लेटू। नाउ व्हाट इज अ प्लेटू? छोटा नागपुर तो लोकेशन का नाम है। व्हाट इज अ प्लेटू? प्लेटू कुछ नहीं है, माउंटेन तो ऐसा होता है, प्लेटू का जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, ये हो गया एक प्लेटू, थोड़ा जो एलिवेटेड एरिया है, इसका टॉप फ्लैट होता है, हाइट भी ज्यादा नहीं होती है। सपोज अगर आप दिल्ली को 200 मीटर ऊपर उठा दें तो दिल्ली आसपास के इलाके के लिए एक प्लेटू बन जाएगा। तो छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड की जो स्टेट है वो छोटा नागपुर प्लेटू में ही है, और इसका मेन ये है कि ये इंडिया का मेन रिसोर्स यहाँ पे ये आयरन हो गया, कोल हो गया, तो ये बहुत रिसोर्स रिच इलाका है। तो झारखंड बहुत रिसोर्स रिच इलाका है, बट अगर आप सोशल इंडिकेटर में देखें, कहीं भी देखें, बहुत अच्छा प्रॉस्परस नहीं है। तेलंगाना अच्छा कर रहा है, तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे, जो चीफ मिनिस्टर है, सी वहां के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, आप उनके स्पीचेस देखिए, उनको तो सेंटर में होना चाहिए, बेस्ट गवर्नेंस देने हैं वो। कोई स्टेट है जो बेस्ट गवर्न है, मोस्ट कॉम्पिटेंट टीम है तेलंगाना में। सो ये पांचों स्टेट आपको पता चल गए। हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये 5 स्टेट है, ये सारी की सारी लैंडलॉक स्टेट्स। ये मैं आपको कल बता ही चुका हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, सारा मेंशन ही है। और ये अगेन इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये है आपकी आसियान कंट्रीज, ये सारी येलो वाली आसियान कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लेओस, कैम्बोडिया, वियतनाम। वियतनाम याद रखना, ये वियतनाम है। तो वियतनाम हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल है। जैसे चाइना को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, ऐसे ही हम थोड़े से गरीब है, बट अगर हमारे पास पैसा हो तो वियतनाम इतना ही हमें सपोर्ट करे। दिस इज साउथ चाइना सी, दिस इज ताइवान, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये आसियान कंट्रीज है, इनके मेंबर याद रखिए आप, ये येलो वाले आसियान कंट्रीज है। उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रूनेई, ये सारी 10 कंट्रीज हैं आसियान की, जिनके साथ हम एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं आरसीईपी, जो नहीं किया है। अगेन पढ़ा चुका हूँ एक बार, कभी और बताऊंगा फ्यूचर में। नाउ ये इशू चल रहा है पार्सल आइलैंड एंड स्पार्टले आइलैंड का। ये साउथ चाइना सी है, चाइना इन दोनों को अपना बोलता है, बाकी कंट्री अपना बोलती है, बस नाम याद रखना इनका, ये स्पार्टले एंड पार्सल आइलैंड नाम आपको याद रखना है, सो दैट कभी आए। और ये मेन है साउथ चाइना सी, ये सी है साउथ चाइना सी। नाउ these are major शिपिंग डेंसिटी है। तो आप भी आज देखिए कि इंडियन ओशियन अभी भी इतना क्रिटिकल नहीं है। अगर आप इफ यू कंपेयर टू एटलांटिक ओशियन, कितनी यहाँ पे आप देखिए कितने कितनी ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी है, शिपिंग डेंसिटी कितनी है।
यूरोप और अमेरिका बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और यहाँ पे चलो इस मैप में मुझे 2-3 बातें आपको बतानी है। यहाँ पे आपको एक पनामा कनाल दिख रहा है। यस सर। पनामा एक कंट्री का नाम है। आपने पनामा लीक्स के बारे में सुना होगा, अमिताभ बच्चन Yes, का sir. भी कुछ नाम था, तो वो यही था, इस कंट्री से कुछ डॉक्यूमेंट लीक हुए थे, वही था। तो ये क्या करता है, कुछ नहीं है, दिस इज पैसिफिक ओशियन एंड दिस इज अटलांटिक ओशियन, इनको ही कनेक्ट करता है। जैसे सुएज कनाल है ना, यहाँ पे सुएज कनाल, कैन यू टेल मी कि सुएज कनाल किन दो सीज को कनेक्ट करता है? सीज मैंने पूछा है, सीज पूछा है, किन दो सीज को कनेक्ट करता है सुएज कनाल? ये कौन सा सी है? ये भी एक सी है, ब्लैक सी। दिस इज मेडिटेरियन। मेडिटेरियन। यस, एंड ये तो पर्शियन गल्फ है। ये कौन सा सी है? ये इजराइल इजिप्ट है, और ये आपका सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच में एक सी है, रेड सी। रेड सी। यस, रेड सी, ये याद रखना है। ये फैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है सुएज कैनाल। तो ये सुएज कैनाल है, ये आपका पनामा सी। देखिए आप कितनी डेंसिटी है। बट इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट, आने वाले टाइम में फ्यूचर ग्रोथ कहाँ पे? अफ्रीका में होने वाली है फ्यूचर ग्रोथ। अफ्रीका की ज्यादातर कंट्री डेवलपिंग है और उनका ग्रोथ रेट 6 to 8% है, बहुत अच्छे रेट से ग्रो हो रहा है। तो अभी तो एशिया है 21st सेंचुरी में, उसके बाद यही है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ना, मेजर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। एंड एशिया की डोमिनेंट जो इकोनॉमी है वो चाइना है, 13 ट्रिलियन की। फिर है आपका 5 ट्रिलियन जापान। फिर ये है 2 ट्रिलियन के आसपास कोरिया, 3 ट्रिलियन के आसपास इंडिया। और चाइना का जो मेन शिपिंग लेन है वो यही है। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये हमारी लोकेशन है, ये हमारा अंडमान निकोबार है। हम इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं चाइना के लिए, और चाइना के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दैट्स व्हाई चाइना इज वेरी इनसिक्योर अबाउट सी पैक। अब यहां से तो हम कर देंगे ब्लॉक, यहां से कैसे करेंगे? ये तो चाइना के अपने रोड है, यहाँ से पाकिस्तान के रोड आ गए, सी पैक मिल गया उसको इंडियन ओशियन में एक्सेस। सो दिस इज सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लार्जर पिक्चर समझ में आ रही है कि क्यों जम्मू एंड कश्मीर में गलवान क्लैश हो रहा है? Yes, sir. लार्जर पिक्चर यही है कि इंडिया इधर की साइड में अपनी टेरिटरी को लेके बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और इंडिया कभी सीपैक पे अटैक ना कर दे, बिकॉज सीपैक इज इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड सी, पीएम मोदी का इंटरव्यू आप पढ़ना, जब पीएम मोदी का इंटरव्यू था आफ्टर बालाकोट, बालाकोट में जब स्ट्राइक हुई थी और वो हम पाकिस्तान में किया था, तो पीएम मोदी ने इंटरव्यू में भी आई ये बात बोली थी कि सिविलियन लोगों के ऊपर अटैक ना हो, सिविलियन लोग टारगेट ना बने, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ना हो, चाइना का भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ना हो। पता चला है कि हम बॉम्ब करके गए, सीपैक का कोई डैम बन रहा था, कोई फ्लाईओवर बन रहा था, हमने उस पर बॉम्बिंग कर दी। तो इतना इंडिया के लिए इतना कंसर्न है चाइना से दुश्मनी लेना। ओके, सो नाउ सी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का वेरी क्रिटिकली, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, पूरा यहाँ से हम ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड मैप चला ही रहा हूँ तो चलो कुछ और यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स बता देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से relevant होंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ मैं जस्ट ग्रुपिंग्स को बता रहा हूँ। ये ग्रुपिंग है, मैंने बताया, ये आपको कौन सी ग्रुपिंग है? एससीओ है ना, Hmm. ठीक है। ये एससीओ ग्रुपिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ग्रुपिंग कौन सी है? ये ASEAN. आसियान, वेरी गुड। और उसके बाद ये एक ग्रुपिंग है SARC. सार्क। एंड उसके बाद एक ग्रुपिंग ये है जिसमें 5 सार्की कंट्री है, 2 कंट्री और है। कौन सी है ग्रुपिंग बताइए? बिम्स्टेक। Hmm. बिम्स्टेक है।
और उसके बाद यहाँ पे है ये GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, सुना होगा इसके बारे में? हाँ, नहीं सुना? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बताऊंगा इसके बारे में, GCC है। एंड इसके बाद है फिर आपकी G7 कंट्रीज। हालांकि यूरोप में 4 ही कंट्री हैं इसकी मेंबर। G7 कंट्रीज वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस इकोनॉमी यहाँ पे है, G7। और 4 यहाँ पे होगी, 5वीं US, 6ठी कनाडा, 7वीं जापान। कैन यू गैस की यूरोप की कौन सी 4 कंट्री होंगी G7 में? जर्मनी, रशिया, स्विट्जरलैंड। यूके। G7 में फॉर श्योर जर्मनी होगा। इसके बाद रशिया। रशी, अर्लियर इट वाज G8, लेकिन रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया आई गेस इन 2017, तो रशिया को हटा दिया और उसके बाद बचा ये G7। तो रशिया वाज अ पार्टनर व्हेन इट वाज G8, अब तो G7 है, रशिया है ही नहीं इसमें। जर्मनी के बाद बोलो ना, यूरोप में यूनाइटेड बोल रहा हूँ, किंगडम, यूके। फ्रांस, UK। इटली। UK। सी, UK is not a part of European Union, but UK is in European continent ना, तो उसमें तो है ही। यूके हो गया एंड देन हो गया फिर आपका इटली। ओके, सो अगेन इस मैप में इतना काफी है, अब आगे चलते हैं। ये क्या है? ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। सी, जस्ट इमेजिन कि चाइना कितने सारे पोर्ट ले रहा है। ये चाइना का पोर्ट है, ये चाइना का पोर्ट है, यहाँ पे है हम्बनतोता श्रीलंका में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, यहाँ पे म्यांमार का एक आइलैंड है। तो पूरी हमें पूरा घेर रखा है चाइना ने, दिख रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है, चलो इसको और ज्यादा तो कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए कुछ, फिर आगे चलते हैं। सर तो ये चाइना का ये पोर्ट जो 11 नंबर वाला है, ये तो ऑलरेडी इस टेरिटरी में आ गया ना, तो मतलब वो जो ये मालदीव से, पा- अच्छा, तो ये जो पैक वाला उनका हो रहा है कॉपरेशन, तो वो उसी रीजन को तो एक्सेस करने के लिए है। सॉरी मैं समझा नहीं, को दोबारा से आप बताइए। जो पाकिस्तान के साथ जो पैक का अग्रीमेंट है, जो वो भी तो ठीक है, उसी रीजन को मतलब एक्सेस लेने के लिए है। हाँ ये देखो, ये तो हो गया, ये हो गया आपका सी पैक चाइना, ये हो गया ग्वादर हम्म पोर्ट है ना ये। हम्म। हाँ तो ये सी पैक से ही, ये सी पैक पूरा हो जा रहा है, उसी से ही एक्सेस देने के लिए। बट ये बता रहा है कि ये तो हो गया, ठीक है, बट इसने ओके बहुत सारे पोर्ट्स का एक नेटवर्क कनेक्ट बना दिया है। और ये ओके। इतने सारे पोर्ट्स का नेटवर्क है, इनको मिलिट्रीली यूज कर सकता है। तो इंडिया को काइंड ऑफ इन्होंने यस एक, यू नो, एक इंडिया को चारों कवर तरफ से कर घेर लिया। लिया, हाँ हाँ कवर कर लिया। सी, पता है होता क्या है, इंडियन ओशियन में हमारी नेवी स्ट्रांग है। हम बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि चाइना क्या 10,000 किलोमीटर से लड़ने थोड़ी ना आएगा, क्योंकि रिफ्यूलिंग होती है, उसके बाद फूड की जरूरत होती है, फ्यूल मेंटेनेंस। बट चाइना ने तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रियों में पोर्ट बना लिया और उनको डुअल पर्पस यूज करेगा। तो कैन यू इमेजिन कि चाइना की सारी मेंटेनेंस, शिपिंग, रिफ्यूलिंग और यहाँ पे होती है, और फिर चाइना के लिए कितना इजी है हमसे लड़ना। हम्म। ये यहाँ से अगर चाइना आएगा तो आते आते ही उसकी सारी शिप यहाँ तक नहीं आ पाएंगी, वहां से लड़ने थोड़ी ना आएगा। यहाँ पे इतना ज्यादा उसको मेंटेनेंस मिल रहा है, तो डेफिनेटली दैट्स अ थ्रेट फॉर अस। यस सर। अब मैं ये कुछ वैसे फैक्ट्स दिखाता हूँ। ये क्या हो गया, मैपिंग दी अगेन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये है, ये दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, आ जाओ चलो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको, और तो सारा इंटरेस्टिंग है अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ूं तो। ताइवान तो आपने देखा है मतलब मैप पे, यस सर। so this is Taiwan and this is Taiwan, and according to China this is the part of China, but Taiwan अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बोलता है। नाउ दिस इज जापान,
सी यहाँ की मैं आपको चलो पूरा वही समझा देता हूँ। सी अभी मैं आपसे बोल रहा था ना, ये है अगेन साउथ कोरिया, रेड ही ले रहा हूं मैं थोड़ा ज्यादा, दिस इज साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और ये है मिलिट्री डिमार्केशन जोन। कई बार न्यूज में भी पढ़ोगे मिलिट्री डिमार्केशन जोन बिटवीन कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। सी ये सियोल कोरिया की राजधानी है। नाउ यहाँ पे अब नॉर्थ कोरिया सारी मिलिट्री लेके बैठा है, तो अगर कुछ भी होता है ना, सी आपने एक मूवी देखी होगी फॉल ऑफ कोलंबस, आई गेस फॉल ऑफ कोलंबस देखी है मूवी? नहीं सर। उसमें व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक हो जाता है, कोरियन ही कुछ लीडर करते हैं, और वो बोलते हैं कि यूएस अपनी सारी की सारी फोर्स यहाँ से हटा। अगर यूएस अपनी फोर्स यहाँ से हटा रहा है तो नॉर्थ कोरिया के लिए 2 घंटे का काम है जस्ट साउथ कोरिया को एनेक्स करना, 2-3 घंटे में कर लेगा वो। मिलिट्री इसकी स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, मिसाइल मिसाइल अच्छी। यूएस ने प्रोटेक्शन दे रखी है साउथ कोरिया को। बट यहाँ पे देख लेना, ये है सेंकाकू आइलैंड है, सेंकाकू आइलैंड, एंड दिस आइलैंड इज अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड ताइवान। चाइना का कुछ रोल नहीं था। नाउ व्हाट चाइना इज सेइंग, चाइना इज सेइंग कि नाउ ये डिस्प्यूट है सेंकाकू आइलैंड का। चाइना इज सेइंग कि अब इस पे ताइवान क्लेम कर रहा है भी जापान की पोजीशन में। चाइना इज सेइंग कि सिंस ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, ताइवान नहीं मान रहा बट चाइना मान Senkaku is रहा है। also. हाँ, since Taiwan is a part of China and Taiwan is making a claim on Senkaku Island, hence we are making a claim on Senkaku Island, hence we are in confrontation with Japan. So ये सेंकाकू आइलैंड है, और नीचे मैंने आपको बताई थी सी दिस इज ईस्ट चाइना सी, और नीचे अगर आप जाएंगे तो नीचे साउथ चाइना सी आएगा जहाँ पे स्पार्टले आइलैंड वगैरह। ओके, Okay. ये आपको याद रखना है। देन दिस इज सी ऑफ जापान, यहाँ पे ये 38 पैरेलल है, 40 से कम वाला यहाँ पे है, जो 47-8 पैरेलल है वो कनाडा और यूएस के बीच में, इसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, जैसे 10 डिग्री था ऐसे 38 या 39 डिग्री होगा आई गेस। ओके, सी एंड Yes, sir. चाइना की जितनी भी मेन सिटीज है ना सारी यहाँ पे है, सारी यहाँ पे। नाउ यूएस अपनी पूरी फोर्स को लेके या एक अच्छी खासी यहाँ पे एक बैटल ग्रुप है यूएस का, तो दैट्स व्हाई चाइना इज इनसिक्योर। तो जब अभी इंडिया के साथ गलवान हुआ था, तो गलवान पे चाइना ज्यादा अपनी फोर्स को रीइंफोर्स ना करे, इसलिए यूएस ने यहाँ पे अच्छी खासी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी थी, और उसका असर ये हुआ कि चाइना ने मेन अपनी फोर्स यहाँ पे ही रखी। चाइना कितनी भी कोशिश कर ले अपनी 60% उसको जो भी उसके पास प्लेटफॉर्म्स हैं एयरफोर्स के एंड आर्मी के, वो यहाँ पे ही रखने पड़ेंगे। तो कभी भी 30 से 40% स्ट्रेंथ के साथ वो इंडिया से लड़ सकता है हमारे, उससे ज्यादा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कई बार अगर आप सुनो कि चाइनीज नेवी की जो एसेट है वो हमसे 5 टाइम है, बट हमें ये भी देखना है, जब भी आप आर्मीज वाले लोगों के इंटरव्यू सुनते हो वो बोलते हैं हमें ये देखना है कि वो कितनी अपनी वेपन पैकेज यहाँ पे ला सकते हैं, तो वो See, ये मैंने लाइनें आपको बताई थी, ये देख लेना। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.30। अच्छा, इसको ये लिख लेना। हेलो, Yes, sir. ये है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि किन किन स्टेट से पास होता है Indian Standard Time. इंडियन। हाँ, ये किस किस स्टेट से पास हो रहा है? यूपी हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ये पास हो रहा है मध्य प्रदेश भी, हाँ मध्य प्रदेश है या नहीं इस मैप में तो नहीं दिखा रहा, बट चेक करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से पास हो रहा है, और उड़ीसा से पास हो रहा है, एंड आंध्रा से पास हो रहा है। तो 1 2 3 4 4 से ही पास हो रहा है, इससे पास नहीं हो रहा है। यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट उड़ीसा एंड आंध्रा, ये 4 स्टेट से पास हो रहा है, ये आपको याद है, 4 स्टेट से पास हो रहा है। ये मेरे कॉन्टिनेंट थे वो बताइए। और ये देख लेना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको पता होना चाहिए।
सी दैट द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की टोटल जीडीपी है. So this one is pink, one is yellow. Pink one is yellow. Pink one is USA. This pink one is USA. Where is China? Second big cake is China. This is Japan. Where is India? Germany fourth number पे. सबसे बड़ी है US. Second China. Third Japan. Fourth Germany. Where is India? ये रहा सब चाइना. चाइना के नीचे. बिल्कुल बिल्कुल. तो लग रहा है इंडिया इज अ सुपर पावर. ठीक है ना. तो फ्यूचर पावर है हम, एक मेजर पावर है, फ्यूचर मेजर पावर है हम. सुपर पावर इज मे बी शायद कभी ना भी बन पाए, मे बी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमारे देश की है ना इंटरनली बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट. सुपर पावर तो आपका यूएस है. चाइना भी बन पाएगा, चाइना के लिए भी बड़ी डाइसी कंडीशन है. अगर चाइना अपने देश के लोगों का डेमोक्रेटिक मूवमेंट रोक पाए, वहां के लोग डेमोक्रेसी डिमांड करें, तो चाइना इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावर. बट इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि सी डेमोक्रेसी हमेशा मेनली सॉफ्ट पावर ही होती है. डेमोक्रेसी में आप कोई भी डिसीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग, कोई भी लीडर बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता. अभी आप देखिए गवर्नमेंट ने जो एक रिफॉर्म किया है, बिल्कुल सही रिफॉर्म किया है. उनके आप वे को बोल सकते हो कि फार्मर से अच्छे से बात नहीं की, बट अगेन फार्मर्स ने पूरा गवर्नमेंट को हिला के रखा हुआ है. तो वेरी, अब फॉरेन प्लेयर्स इस सिचुएशन का फायदा उठा लेंगे, तो ये डेमोक्रेसी में थोड़ा सा दिक्कत होती है. यूएस जितने टफ डिसीजन ले पाता है, इंडिया नहीं ले पाता. अगेन और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, सिर्फ इतना ही है. तो ये 5 कंट्रीज थी, इतना सिर्फ आपको याद रखना है थोड़ा सा, कभी अगर आ जाए कि. और ये है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से टॉप 5 जीडीपी. ये मैंने आपको बता दिया. पहला यूएस है, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ इंडिया. फिफ्थ इंडिया इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि ये जो फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पोजीशन पे ऑलमोस्ट बराबर ही है. तो कभी थोड़ा सा हमारा ग्रोथ रेट 1 महीने आगे गया तो हम फिफ्थ पे आ गए, सेवंथ पे चले गए, 8th पे चले गए, बाद के 4-5 बिल्कुल बराबर ही है. सो हम फिफ्थ में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. ओके ओके सर. दिस इज व्हाट पॉलिटिकल सिस्टम. अब आप देखिए, ये है आपकी सी वर्ल्ड में ये ही डेमोक्रेसी है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है, इसको और बोलना, वर्ल्ड में ये ही डेमोक्रेसी है. कैन यू सी, मैंने मैं भी बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ने के बाद मैंने मैप देखा था पिछले साल ही, बट देख के मैं भी सरप्राइज था कि सिर्फ इतनी डेमोक्रेसी है. अब सर नो डेटा भी है. क्या नो डेटा? नो डेटा का मतलब, ये नो डेटा कुछ नहीं है. यहाँ पे सिविल वॉर चल रही है अभी, इनको ही कुछ नहीं पता. ऐसा ऐसा नहीं, नो डेटा की कुछ पता ही नहीं है. तो आदिवासी लोग कॉन्टेक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं. बताऊंगा आपको. इस मैप को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको. इस मैप को थोड़ा सा देखो एंड देन कमेंट इंडिया के बारे में. अब आपको बताता हूँ. डेमोक्रेसी का मतलब है इन्हीं लोगों के पास राइट्स है. अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ इन्हीं लोगों के पास राइट्स है तो सही होगा ना? है ना? वो यार, Yes, sir. है ना? इन्हीं लोगों के पास राइट्स हैं, इन्हीं लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इन्हीं कंट्रियों के लोगों के पास यहाँ पे अपोजिशन है, यहाँ पे ही मीडिया है, यहाँ पे ही ह्यूमन राइट की वैल्यू है. अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो सही है ना? अब आप देखिए, अब इनमें इस सारी की सारी यूरोप को देखिए, हाईली डेवलप्ड सोसाइटी है, हाईली डेवलप्ड सोसाइटी. यूरोप, यूएसए, कनाडा हाईली डेवलप है. ब्राजील ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है, 1-2 कंट्रीज में सारी डेवलप है. साउथ अफ्रीका भी ठीक है. ऑस्ट्रेलिया हाईली डेवलप. ये सारा हाईली डेवलप है, हाईली डेवलप, हाईली डेवलप. जापान, कोरिया हाईली डेवलप, ये हाईली डेवलप है. यानी कि, और हाईली डेवलप का मतलब मैं बता रहा हूँ, जितने पे मैंने रेड किया हुआ है ग्रीन में से, ऑलमोस्ट
ये इतने डेवलप है कि इनकी एवरेज आप मान के चलिए पर कैपिटा इनकम इनकी एवरेज है, कमी करके मैं बता रहा हूँ, यूएस की तो 45 है, कनाडा की और भी है, यूरोप की 35 एवरेज है, फिर भी मान लीजिए चलो 35 तो मान ही लीजिए, $35,000 इनकी एवरेज। यानी कि एक तो ये बेचारा इंडिया डेमोक्रेटिक बचा, उसके बाद पाकिस्तान सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक है, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक है, मिलिट्री के पास पावर है, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास पावर ही नहीं है। सी इन आर्मी एक नॉर्मल फ्रेज है, यूज करते हैं कि ऑल कंट्रीज हैव आर्मी बट पाकिस्तानी आर्मी हैव अ कंट्री, ठीक है ना। तो इतने यहाँ पे इतने इनके जनरल्स की इतनी चलती है। कैन यू इमेजिन इन, I do not know कि how many of you have noticed in 2019 एक पूरा वायरल हुआ था वेडिंग कार्ड, और वो वेडिंग इनविटेशन था पाकिस्तानी एक जनरल भी नहीं थे, ब्रिगेडियर ही थे, मतलब पूरी टॉप लीडरशिप भी नहीं थी मिलिट्री की, जो सेकंड लीडरशिप थी उस लीडरशिप में, सेकंड ऑर्डर लीडरशिप में एक ब्रिगेडियर हो गया, कुछ और रैंक हो गई, उनकी बेटी की शादी थी और उसका वेन्यू क्या होगा? कैन यू गेस कि उसका वेन्यू क्या होगा? नो सर। पता नहीं। उनका वेन्यू था सर पार्लियामेंट हाउस वगैरह। पीएम हाउस, पीएम हाउस, ओ माय गॉड। पीएम हाउस। कैन यू इमेजिन कि वहां की आर्मी कितनी पावरफुल है? गौरव अभी 10 मिनट में क्लास खत्म होता हूँ, कहाँ पे? डेल्टा वन खड़ा है, रुकना, मैंने 5-6 मिनट में एंड कर ली, 5-6 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट के बाद आ रहा हूँ। चल ठीक है, मैं चला ओके ओके भाई, जी सॉरी कॉल आ गया था। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि कैन यू इमेजिन कि इंडिया में एक किसी, जो मैं जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी जो सेकंड ऑर्डर है, उनकी बेटी की शादी है और उसका वेन्यू है प्रेसिडेंट हाउस। कैन यू इमेजिन कि इंडिया में हो सकता है? नो सर। No. तो ये भी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कुछ नहीं है। मंगोलिया बेचारा गरीब है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे लोगों के पास, मंगोलिया हो गया, ये एक दो यहाँ पे कंट्री हो गई। अब इंडिया की इनकम तो इन गरीब देशों के जैसी है, बिल्कुल 2000 पर डॉलर की इनकम है इंडिया की, और आपने यहाँ के लोगों को राइट सारे वो ही दे दिए जो इन हाईली डेवलप्ड सोसाइटी के लोगों के पास है। तो इंडिया में ये इशू नहीं होंगे तो कहाँ पे होंगे? अब आप मुझे बताइए। अब ये लोग बोलते हैं कि इंडिया में बोलते हैं कि यस अवर राइट इज राइट, हम कुछ भी खाएं कुछ भी पहने, आपका राइट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस सोसाइटी को भी तो इतना डेवलप हो जाने दो। ये सारी चीजें यूरोप के लोगों को बहुत स्ट्रगल के बाद मिली है, बहुत सोशल चेंजेस के बाद मिली है, बहुत एजुकेशन के बाद मिली है, और ये सारी चीजें आपने आज ही दे दी, तो कैसे? तो वो कन्फ्रंटेशन तो थोड़ा सा होगा ही। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है ना। तो इंडिया में यस, अब आप बोल रहे हो कि नहीं हमें तो लिव इन में भी रहना है, ठीक है भाई रह लो, लेकिन लिव इन में यूएस के लोग या यूरोप के लोग एक लेवल की साइकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात पहुंचे। आप अभी लोग गरीब लोग हो, खाने को तो मिलता नहीं है, आधे लोग आपके देश में भूखे हैं और आपको लिव इन में रहना है। अब कुछ लोग ओपनली डिक्लेयर भी करेंगे और कुछ लोग, करो आपका राइट है क्योंकि उसने राइट दे दिया है, बट कुछ लोग उसको अपोज कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये मत बोलो कि आप पागल हो, क्योंकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो है, आपने उसकी सोच को डेवलप होने का टाइम ही नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, ये बिल्कुल सही है, आप कैसे भी रहो, इशू कोई नहीं है, बट वो जो रिस्पॉन्स आएगा, तो वो रिस्पॉन्स आ रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्स नेचुरल है। ओके तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, तो पता चलेगा इवन इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम डेमोक्रेटिकली सरवाइव तो कर पाए, और तो कोई कर ही नहीं पाया। सो बस ये याद रखना कि 2000 पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है। आई गारंटी कि आपको 3-4 से 5 ज्यादा कंट्री मिलेगी जिनकी इनकम 2000 पर कैपिटा डेमोक्रेटिक है, और उनमें से अगर आप देखोगे ना, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी आप डेमोक्रेसी में देखो ना, तो कंपैरिजन यूरोप से ना करके, यूरोप तो हमारा आइडियल होना चाहिए, वहां पे पहुंचना है, कंपैरिजन करो बहुत अच्छी बात है, वहां पे हमें पहुंचना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यूरोप को देख के और फिर इंडिया को 4 गालियां दो तो ये सही नहीं है, क्योंकि अभी हम वहां पे नहीं पहुंचे।
उस लेवल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हम नहीं पहुंचे। हम्म, ठीक है, ये इतना ही फुलिश है ये एक्सपेक्ट करना, जितना आप एक रिक्शे वाले का बेटा है उससे आप बोल रहे हो कि यार तुम्हारा पैशन नहीं है लाइफ में कुछ, तो वो तुम्हें कोने में ले जाएगा और चार तुम्हें चपाट मारेगा, वो बोलेगा खाने को तो मिलता नहीं है, पैशन कहाँ से लाना। ठीक है ना, ये इतना ही फनी है। ओके सो एक दो और मैप देखते हैं कितना बचा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हमें इन राइट्स की डिमांड नहीं करनी है, बट कंडीशन को समझना है। ये क्या हो गया, ये डिस्प्यूटेड एरिया, ये काला पानी वाला था। हाँ, काला पानी वाला ये इलाका है, सुना होगा ना, नेपाल के पास। Yes, sir. बस इस काला पानी को याद रखना है, काला पानी इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और ये एक ट्राइलेटरल लोकेशन पे है, ट्राइजेक्शन पे है, चाइना भी आ जाता है, इंडिया भी आ नेपाल जाता है, नेपाल भी। काला पानी बस याद रखना, आपके में मैक्सिमम यही है, बट ये याद रखना काला पानी इज नॉट अ डिस्प्यूट विद चाइना। ओके, ओके, इट इज अ डिस्प्यूट विद नेपाल। Nepal. ओके सो आपकी तरफ से डाउट्स हैं कुछ बताइए, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम, और जो भी आपको लग रहा है एनी इशू पे कुछ भी पूछना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एनीथिंग। सर सर मुझे ना पॉलिटी के रिगार्डिंग पूछना है। मैं एक बुक रेफर कर रही थी, ल्यूसेंट, बट इट इज़ वेरी हार्ड और उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं पॉलिटी अगर जितना भी ड्राइव पे दिया हुआ है कंटेंट उससे पढूं तो वो इनफ होगा, और जो आपकी वीडियोस हैं उसे इतना फॉलो इतना इनफ है, इतना इनफ है। पॉलिटी में आप इतना पढ़िए, अभी और भी कुछ होंगी, पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा जाएगा, प्लस 100 100 200 आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट। उतना पढ़िए, उतना पढ़ने के बाद सी ये जो क्वेश्चन आप कोई भी स्टूडेंट पूछते हैं ना कितना इनफ है, ये इनफ आपके टाइम के अकॉर्डिंग है, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। अगर आप मुझे लेवल पता है, फर्स्ट लेवल पे आपको ये कवर करना है, वो कवर हो जाए, आपके पास टाइम है, तो ऑलवेज वी कैन सजेस्ट कि आप एक लेवल ऊपर जा सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना, आप पूरा अगर एक 500 पेजेस की किताब भी पढ़ ले तो इवन दैट्स नॉट इनफ। ठीक है ना, मे बी एमसीक्यू कहीं और से आ सकता है, बट आपको अपने कंपटीशन का ध्यान रखना है, आपके पास कितना टाइम है उतना ध्यान रखना है। तो पहला ये है कि हमें बेसिक मिनिमम करना ही है, जो पता ही होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा एक लेवल और ऊपर जाना है, जो आप कंपटीशन से आगे रहे। अगर आपके पास टाइम है तो क्या आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं? यस, ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो मैंने यही बोला है, हर बच्चे का अपना कस्टमाइज है, तो किसी भी बच्चे को लग रहा है अपना क्या है क्या नहीं है, वो एक बार पूछ ले मेरे से पर्सनली कि सर ये मेरा इशू है, ये समझ में नहीं आ रहा, इतना टाइम है, कितना मैं पढ़ूं। जितना हम करा रहे हैं वो तो मिनिमम बेसिक है ही, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उससे ऊपर अगर जाना है तो ऐसा नहीं है कि हम एडवाइज नहीं करेंगे, टाइम है तो आप जा सकते हैं, आपको सोर्सेज मैं बता दूंगा, ये पढ़िए। ओके सर। ठीक है, तो ऑलवेज यहाँ पे ऑप्शन है ही कि आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं। ओके सर। ठीक है, बाकी बताइए सर, और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? सर एक और क्वेश्चन था, जो अभी आपने एक स्लाइड में ऐसे ही बताया था कि जैसे यूएस है वो अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले लेता है, वो भी डेमोक्रेटिक है, और इंडिया भी है, बट यहाँ पे नहीं हो पाता और यूएस में हो पाता है। उनके डिसीजंस उतने ज्यादा टिकते हैं, वो क्यों होता है वैसा? मुझे क्लियर नहीं। आपने एक पोगो पे पहले वो आता था, एक जस्ट फॉर लाफ आता था, जस्ट फॉर गैग्स आता था, कभी देखा होगा बचपन में? यस सर, देखा आपने है। देखा ना, वहां पे लोगों के ऊपर प्रैंक कर देते, लोग ऑफिस के लिए रेडी होके जा रहे हैं, किसी ने एक ग्लास पानी डाल दिया, ओके, यस सर, यस। हाँ हाँ, वो लोग स्माइल करते हुए, लोगों का रिस्पॉन्स क्या हुआ, स्माइल करते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना, इतना प्रैंक होने के बावजूद भी। कैन यू इमेजिन कि दिल्ली में आप ऐसा प्रैंक करो, कोई ऑफिस के लिए तैयार जा रहा है, एक मग्गा उठा के। सर यहाँ पे तो ट्रैफिक में ही गालियां निकल जाती हैं इतनी। हाँ हाँ, ऐसे में तो पिटाई हो जाएगी। हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो लोग सिविलाइज हो गए हैं, कैसे सिविलाइज हुए हैं, एक लेवल की इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। आप देखिए, आप अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट लंदन मेट्रो है, वहां की कोई वीडियो देखना और जस्ट लोगों के फेसेस को आप ऑब्जर्व कीजिए, बहुत काम मिलेंगे, बहुत आपको एक बहुत ऐसे मिलेंगे कि वो लोग सेटिस्फाई हैं। और दिल्ली में कभी दिल्ली वाली मेट्रो में देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारे लोग एक लड़ाई लड़के आए हैं और जाते के साथ ही वर्ल्ड वॉर में इनको पार्टिसिपेट करना है।
एक्सेप्ट ये जो आप जैसे टीन एज है उनको छोड़ के आप जो भी थोड़े लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनके फेस एक्सप्रेशन को ही आप देखिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ टफ होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, बहुत सारी टेंशन होती है, इनकम कम होती है, चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी कंसर्न होती है, सिक्योरिटी भी नहीं पता चला है कि वो बेचारा पीछे कोई उसको 2 चाटे मार के आया है, तब वो बेचारा मेट्रो में आ रहा है, घर जाके उसे पता है कि बीवी पिटाई करेगी, 50 बातें हैं। तो डेवलप कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं जो एक लेवल पे आपको पहुंचाती है। ये इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर ले सकता हूँ, कभी और डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि तो मैं जो मतलब विजुलाइज कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि इतना आप नहीं समझ रहे होगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ ही रहे होगे। यस मतलब सर। आपका कहने का मतलब ये है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है नॉट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग, वहां की वहां पे बेसिक नेसेसिटी को लेके कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, हम्म। so they can think about other things, like they can understand those things also. हाँ, उन लोगों का मैंने आपको एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल दिया है ना, वहां का बेगर है हम्म ना, उसके पास भी तुम्हें पता चला कि अरमानी का सूट पहन के वो भीख मांग रहा है, अभी जाके वीडियो देखना। हमारा जो बैगर है ना, हमारा बैगर प्रॉपरली बैगर लगेगा, ठीक है ना, हम्म कपड़े नहीं है, फटे हुए हैं, चेहरा भी उसका देखो। वहां का तुम बैगर भी देखो, वो भी पता है अपने बाल वाल प्रॉपर काम करके और प्रॉपर, ठीक है ना, अच्छे तैयार होके बैठा है वो भी, वो ऐसा लग रहा है कि, तो क्योंकि वहां पे एक लेवल ऑफ इकोनॉमिक बेसिक नेसेसिटीज वहां पे उन सब लोगों की पूरी है, सोसाइटी मैच्योर है, लिबरल लोग हैं। लिबरल जो सोसाइटी होती है ना, आप उनसे कितना भी अपोजिट डायरेक्शन में रहो, वो फिर भी लाइटली बातों को लेते हैं। हमारे यहाँ पे हम्म रिलीजियस सोसाइटी है, थोड़ा हम्म भी यू नो अगर आप थोड़ा सा भी उस लोगों की थिंकिंग के अनुसार नहीं बोलोगे, थोड़ा सा भी अगेंस्ट बोलोगे, वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, yes sir. ठीक है ना। आप देखो हम्म दिल्ली में, आपने देखा है दिल्ली एनसीआर में अगर किसी की कार ठुक गई तो वो उस व्यक्ति के लिए वो प्रॉपर केस है कि वो अपनी जान शहीद हो जाए लड़ाई के चक्कर में कि कार पे कैसे लग गया। डेवलप कंट्रीज में लोग इतने एग्रेसिव नहीं होते, हाँ एक्सेप्टेड है, बट लोग थोड़ा मैच्योर होते हैं। और वो मैच्योर ऐसा नहीं है कि उनके जेनेटिक्स में कुछ है, वो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन उन्हें ऐसा बनाती है। सर मतलब सब कनेक्टेड है, इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, ये सब बिल्कुल चीज। कनेक्टेड है, हाँ मैडम बिल्कुल कनेक्टेड है। सी आपने कोविड देखा है, तो कोविड का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, एक सोशल इम्पैक्ट होगा, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, और ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड भी। yes sir. सी अरे यस। यार आपने नहीं सी, अरे अब सुनोगे आप सभी लोग कॉलेजेस में, आपने देखा है कि एक तुम्हारे कॉलेज में लड़का या लड़की आया, वो रूरल बैकग्राउंड से आता है, दिल्ली के लोग हैं, वो आपस में चिल कर रहे हैं। अब वो बेचारा आ रहा है, अगर लड़का है तो किसी लड़की से बात भी नहीं कर पाएगा, बात कर ली उसने स्माइल करके उसे लगेगा ये तो प्यार ही हो गया, क्योंकि उसने रूरल में वही सोसाइटी देखी है। तो लड़के और लड़की बहुत डिफिकल्ट है कि दोनों लोग चिल कर रहे हैं और अकेले ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसने ऐसा नहीं देखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यस। सोसाइटीज में बहुत फर्क है, बहुत सारे वो हैं। तो अगेन अब इंडिया में क्या है, सी हमारी अगर आप दिल्ली देखोगे, बॉम्बे देखोगे, वहां पे लोगों का माइंडसेट ऑलमोस्ट यूरोप के जैसा ही है, पूरा ऐसा नहीं है। लेकिन आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर निकलिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। रात के 10 बजे अगर एक पेयर सीपी में आइसक्रीम आप साथ में खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो भी इंडिया ही है, लोग उतने लिबरल हैं। सीपी से थोड़ा बाहर निकलो, हमारे नोएडा की साइड आओ, थोड़ी सी आपकी हार्ट बीट चालू हो जाएगी, और थोड़ा यस आगे सर, जाओ, डेफिनेटली। हाँ गाजियाबाद की साइड जाओ तो थोड़ा फिर थोड़ा भागने लगोगे, और थोड़ा तुम इधर ही मिर्जापुर पहुंच जाओ तो पता चलेगा कि तुम कब आए थे वो भी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना, तुमको लोग उठा के ही ले जाएंगे। बिहार में चले जाओ तो पता चलेगा वो प्रूफ भी नहीं छोड़ेंगे। सी सेम इंडिया है, सेम लोग हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उन लोगों ने ऐसा देखा नहीं है, उनकी सोशल कंडीशन ऐसी नहीं है, तो वो Yes, सारी sir. चीजें आपको समझना होगा। और जब टेस्ट में एडमिशन हो जाएगा, वो 6 महीने के लिए आपको रूरल इलाके में भेजेंगे, तो वो अपने आप ही आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। एक एक बहुत कॉमन फ्रेज है कि एवरी अंडरस्टैंडिंग इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो यू आर थिंकिंग कि मैं समझ रहा हूं, बट आप एक एक ओनली एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातों को समझ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो बड़ा तब शायद आप समझ पाएंगे, yes sir. यस ठीक है। सर। ओके। तो आई होप सी, अब चलो मैं तो इस पे बहुत टाइम तक बोल सकता हूँ, बट आई गेस काफी हो गया।
Yes, So sir. again, अगर Sir, yeah, please. sir. Yeah, please बताइए. Yeah, exactly. What is like how important is Strait of Malacca, sir? I mean, internet lag हो गया, I couldn't hear. See, strategically, it is very critical location for India in order to, just have a leverage on China. क्योंकि चाइना के पास अगर चाइना हमें बॉर्डर पे कुछ करता है तो वी ऑलवेज हैव अ ऑप्शन कि हम थोड़ा ओशियन में जाए और थोड़ा सा जस्ट पावर प्रोजेक्शन करें. तो स्ट्रेटेजिकली एक एडवांटेज है हमारे लिए. एंड एडवांटेज स्ट्रेट ऑफ मलक्का नहीं है. स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास अंडमान एंड निकोबार का होना हमारे लिए स्ट्रेटेजिक. Yes, sir. So how is it positioned? So India is connected through Andaman and Nicobar, like. सी अंडमान निकोबार से हम कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो हमारी टेरिटरी है. एंड अंडमान एंड निकोबार में नेवी का बेस है, आर्मी का बेस है, और हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी वहां पे हैं. अभी पिछले 4-5 साल में हम उसको और स्ट्रांगली इक्विप्ड कर रहे हैं कि वहां पे जो वहां का एयरपोर्ट था उसको भी हम दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं. तो उसको हम अच्छा खासा मिलिटराइज कर रहे हैं सो दैट कि इन केस ऑफ वॉर हम पूरी तरीके से चौक कर सकें स्टेट ऑफ मलक्का. Okay, through Andaman and Nicobar. या थ्रू अंडमान एंड निकोबार. Okay, Yeah, yes, sir. Thank you. so I hope it's enough for the day. So guys, see you. Yes, मिलते हैं sir. आपसे most probably sir. Monday को. या okay. Thank you. Yeah, Good okay. night. Bye, guys. sir. Good Thank night. you, Good night, sir. sir. Okay. Thank you. Bye.